आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो डिस्कस हमने करना है वो शॉर्ट सर्किट एनालिसिस एंड थ्री फेज सिस्टम है। कैन यू हियर मी Yes, क्लियरली? yes, sir. यस सर। अच्छा, जी सर। ओके। तो आज जो हमने डिस्कशन करनी है वी हैव टू डिस्कस अबाउट द शॉर्ट सर्किट एनालिसिस। वो क्या होती हैं, उसकी टाइप कितनी है, उनमें डेफिनेशंस देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स जो है शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन या उसके वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम सिंप्लीफाइड सर्किट के ऊपर एक अपनी डेफिनेशंस को अप्लाई करेंगे। वी विल सी हाउ वी कैन कैलकुलेट द शॉर्ट सर्किट एनालिसिस एंड देन वी विल ट्राई टू solve the short circuit in three phase system. Okay, so sir, first of all in the introduction it is necessary in the rating and selection of electrical power plant and system to take into account loading which arises in the event of the short circuit. तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे पास जो लोडिंग और रेटिंग हम सिलेक्ट करते हैं किसी भी इक्विपमेंट्स के, चाहे वो केबल हो, ट्रांसफार्मर्स हो, तो उसमें ना सिर्फ हमने स्टडी स्टेट लोडिंग देखनी होती है बट वी हैव टू कंसीडर द शॉर्ट सर्किट लोडिंग एज वेल। यहाँ पे लोडिंग से मुराद क्या है कि ऑब्वियसली वही कि अमाउंट ऑफ करंट जो उसमें से फ्लो हो रहा है उस डिवाइस में से और उसकी रेटिंग कितनी है। इसके मुताबिक जो हमारे पास शॉर्ट सर्किट स्टैंडर्ड्स हैं वो ऑलमोस्ट तीन है इसमें। एक है VDE विच इज़ कॉल्ड जर्मन स्टैंडर्ड, ठीक है, and IEC, this is the International Electrotechnical Commission, and ANSI जो American National Standards को अप्लाई करते हैं। शॉर्ट सर्किट करंट आर many times more than the rating current, so इसमें obviously बात है कि हमारा जो शॉर्ट सर्किट करंट होगा वो एक जो स्टडी स्टेट करंट है उससे काफ़ी ज़्यादा होगा। In consequences, the high dynamics and thermal stress are generated. उसकी वजह से ये होता है कि हमारे पास जो सिस्टम है, केबल है या ट्रांसफार्मर है या कोई भी डिवाइसेस है सीरीज, उसके ऊपर डायनामिक और थर्मल स्ट्रेस अप्लाई होगा। थर्मल स्ट्रेस से मुराद मतलब हीट अप होगा, पावर डेसिपेट होगी उसमें से, एंड देन इट कैन गेट बर्न आउट। तो ऑब्वियसली ये जो मैग्नीट्यूड है, हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ द शॉर्ट सर्किट करंट, इसका आल्सो एक तरह से एडवांटेज कह लें या इसकी प्रॉपर्टी को हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए कि either this is a steady state or either this is the short circuit current, so that breaker, circuit breaker और any protected device जो है आपके पास वो ट्रिप कर सके at the right moment। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जैसे आपके पास जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस सिस्टम में इन होना शुरू हो गई हैं बहुत ज़्यादा, तो उससे ये हो रहा है कि आपका जो शॉर्ट सर्किट लेवल जो है वो आपकी स्टडी स्टेट लेवल्स के करीब करीब होता है। So that would be a difficult task to design a protection scheme for that. We will see that later कि उसमें किस तरीके से हम कंसिडर करते हैं या उसका अमाउंट ऑफ करंट किन फैक्टर की वजह से कम हो जाता है। During planning phase, both highest short circuit and lowest possible short circuit current must be considered. यहाँ आपने फाइंड आउट करना है कि हाईएस्ट करंट क्या है और लोएस्ट करंट क्या है। हाईएस्ट करंट तो आपने फाइंड आउट करना है सो दैट you must select the equipment short circuit rating कि जिसमें वो आपका जो डिवाइस है वो बर्न आउट ना हो। फॉर एग्जांपल उसमें हम कहते हैं थर्मल विदस्टैंडिंग कैपेबिलिटी ऑफ 1 सेकेंड। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर केबल में से अगर एक अमाउंट जो आप कहते हैं फॉर एग्जांपल 2 किलो एम्स शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होगा फॉर 1 सेकेंड तक, इसका मतलब ये है कि वो केबल बर्न आउट नहीं होगी आफ्टर 1 सेकेंड इट स्टार्ट बर्निंग। दिस मीन्स कि आपके पास जितनी भी प्रोटेक्शन डिवाइसेस है इट हैज़ टू ट्रिप विद इन दैट 1 सेकेंड ताकि आप उस केबल को प्रोटेक्ट कर सकें। इसी तरीके से उसमें एक लोअर शॉर्ट सर्किट करंट भी होता है, डिपेंड करता है आपके पास फॉल्ट कौन सा है। अभी हम फॉल्ट की टाइप्स देखेंगे कि अगर आपका 3 फेस है तो यू विल हैव हाईएस्ट करंट, और इफ यू हैव अ डबल सर्किट फॉल्ट, 2 फेस फॉल्ट, तो उसमें आपके पास शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो कम होगा। But still then it is a short circuit current, so you have to detect that as well so that you can trip them. Okay, in case of short circuit current to earth fault, तो यहीं पे बात है अगर अर्थ के साथ वो फॉल्ट होगा
तो अनएक्सेप्टेबल कॉन्टैक्ट पोटेंशियल एंड इंटरफेरेंस कैन आल्सो रिजल्ट। शॉर्ट सर्किट बिहेवियर एक और भी, ना सिर्फ आपके पास हायर करंट आएगा शॉर्ट सर्किट का, बट आप लेकिन इसमें आपके पास जो वोल्टेजेस हैं सिस्टम में वो भी डिस्टर्ब होंगे। मसलन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर आपके पास सिंगल फेज टू ग्राउंड या डबल फेज टू ग्राउंड विद इम्पिडेंस फॉल्ट प्रोड्यूस होगा, तो उसमें ये होता है कि आपके पास जो हेल्थी फेज होगा वहाँ पे उसमें वोल्टेज जो है वो राइज कर जाएंगे। सो दिस इज आल्सो कुड हैपन। सेकंड, उसमें ये भी इशू हो सकता है कि जो भी अगर इम्पिडेंस के तहत फॉल्ट क्रिएट होगा, तो ओब्वियसली अगर इम्पिडेंस बहुत कम ही क्यों ना हो, लेकिन अमाउंट ऑफ करंट ज़्यादा है जिसकी वजह से उसके क्रॉस वोल्टेज डेवलप हो जाएगा जो कि हार्मफुल भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर आप ये चीज़ देखें, जो बारिशें होती हैं तो आपके पास जो पोल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल पोल्स हैं, वहाँ पे जो वोल्टेजेस प्रोड्यूस हो जाते हैं वो इसी सूरत में होते हैं कि उसकी जो रेजिस्टेंस एक पाथ बन जाती है और हायर अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने की वजह से उसमें वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाता है। ओके यहाँ पे अब देखते हैं कितने टाइप के हमारे पास शॉर्ट सर्किट करंट हैं। ठीक है, इसमें दो ब्रॉड एरिया में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक होता है सिमेट्रिकल करंट और दूसरे हैं एसिमेट्रिकल करंट। अच्छा, जिस डिफरेंट टाइप्स हैं, मतलब सिमेट्रिकल करंट्स में कौन कौन से टाइप आती हैं। एक तो आएगा थ्री फेज शॉर्ट सर्किट विद और विदाउट अर्थ फॉल्ट। तो फॉर एग्जांपल इन दिस डायग्राम में आपको बताया कि अगर तीनों के तीनों फेजेस आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाए, आइदर विद द ग्राउंड और विदाउट द ग्राउंड, तो हम उसको सिमेट्रिकल कहेंगे। उस केस में सिमेट्रिकल हम इसको क्यों कह रहे हैं? पहली बात तो ये है कि जो थ्री फेज वोल्टेज होंगे एट द शॉर्ट सर्किट पॉइंट, यहाँ पे तमाम के तमाम जीरो होंगे, और जो कंडक्टर है एंड द कंडक्टर आर सिमेट्रिकली लोडेड बाय द एसी करंट फॉल्ट। क्या मतलब, अगर आपके पास ऐसी बात है तीनों फेजेस के ऊपर अगर सेम इम्पिडेंस है, शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस है, यहाँ के तीनों जब एक ही पॉइंट पर शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं जो कि वैल्यू जीरो है, तो जाहिर सी बात है कि अमाउंट ऑफ करंट जो होगा तीनों फेजेस में वो इक्वल आएगी। तो सिमेट्री के का डेफिनेशन के तहत हमारे पास क्या होती है कि वोल्टेज लेवल भी सिमेट्रिकल हो, उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, अमाउंट ऑफ करंट भी सेम आ रहा हो, और उनके दरमियान जो फेज एंगल difference है that should also be the same, that is 120 degree. Thus consider as the symmetrical fault. इसमें क्या हमारे पास एडवांटेज आएगा अगर सिमेट्रिकल फॉल्ट है, तो कैलकुलेशन ऑफ द शॉर्ट सर्किट करंट जो है that need to be carry out only for a one circuit. ओके यानी कि इसमें हमें इंडिविजुअल फेजेस के ऊपर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इट्स लाइक अ बैलेंस सिस्टम फॉर अस। इसमें सिर्फ फर्क इतना सा होगा कि जिस तरीके से आप बैलेंस सिस्टम की लोड फ्लो एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, इसमें यह है कि यू विल कैलकुलेट द शॉर्ट सर्किट करंट्स। ठीक है, बात क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सर ये जो जीरो वाला पॉइंट है, तो जी, ये इसमें इनका सम जीरो आएगा या ये वोल्टेजेस हर फेज पे वोल्टेज जीरो होंगे? तीनों फेजेस के वोल्टेज जीरो हो जाएंगे, अच्छा, आपस में शॉर्ट सर्किट हो गए ना। सही तो सही सही। इसमें क्या होगा, वोल्टेज इम्पिडेंस जीरो हो गई, देन द वोल्टेज वुड बी जीरो। जीरो, सही। तो टर्मिनल के ऊपर वोल्टेज बेसिकली ग्राउंड लेवल या तो ग्राउंड के साथ होगा या न्यूट्रल लाइन के साथ हम्म, आप कह रहे हैं, अदर वे अराउंड यहाँ पे वोल्टेज भी जीरो आ जाएगा। ओके, सही है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप तीनों फेजेस का सम लेंगे यहाँ पे, अगर वो बैलेंस है हम्म, तो वो दैट इज आल्सो जीरो व्हेन इट इज नॉट जीरो, कनेक्टिंग एट द ग्राउंड। ओके, सही है सही है। ऑलराइट। थैंक यू। तो वही बात है, आपके जो सिमेट्रिकल फॉल्ट्स हैं वो उसमें सिर्फ थ्री फेज फॉल्ट और थ्री फेज टू ग्राउंड फॉल्ट जो है वो आपके सिमेट्रिकल फॉल्ट्स कहलाते हैं। अच्छा, अब देखते हैं एसिमेट्रिकल फॉल्ट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो इसमें है टू फेज शॉर्ट सर्किट विदाउट अर्थ फॉल्ट। तो उसकी डायग्राम कुछ इस तरीके से कि इसमें सिर्फ दो जो फेजेस हैं आपस में शॉर्ट सर्किट है, और जो फेज एस है इस डायग्राम के मुताबिक
it is the healthy phase. तो इसमें जो short circuit current है obviously that will flow from one conductor to the another conductor, ठीक है। और इस केस में आपके पास जो voltages at the short circuit point are not all zero, तो they will not be a zero voltage, could possible a lower voltage, ठीक है। we will find out at the end कि हाँ कैलकुलेशन में बताती है कि voltages क्या होंगे, and we will have a little bit higher amount of current as compared to the steady state. As a result, mutual coupling are introduced between the phase conductor, and also coupling between the phase conductor and the earth conductor are introduced. तो इसमें यह है कि बात कि अगर हम इसकी शॉर्ट सर्किट एनालिसिस करेंगे तो हमने इम्पीडेंस को कंसीडर करना है बिटवीन फेस टू फेस एंड फेस टू ग्राउंड, ओके। और इसी तरीके से ये एसिमेट्रिकल इस तरह से है कि जो जाहिर सी बात है तीनों फेजेस के मैग्नीट्यूड जो है आपस में डिफर कर जाएंगे, और इट इज़ आल्सो पॉसिबल कि इनके दरमियान जो फेज शिफ्ट है वोल्टेजेस के दरमियान वो भी 120 डिग्री ना हो, ठीक है। द टू फेज शॉर्ट सर्किट विदाउट अर्थ फॉल्ट रिजल्ट इन इनिशियल AC short circuit current which are less than those produced by a three phase short circuit। यानी कि इसमें जो आपके पास जो बताना चाह रहे हैं कि इनिशियल जो AC शॉर्ट सर्किट करंट जो होगा प्रोड्यूस होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू व्हेन यू हैव अ थ्री फेज शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। तो ऑब्वियसली व्हेन यू आर प्लानिंग इन अ सिस्टम तो आपको उसमें कंसीडर करना है कि लोएस्ट शॉर्ट सर्किट करंट क्या होगा, मतलब आप यू हैव टू फाइंड आउट इन डिफरेंट कंडीशन कि अगर डबल सर्किट फॉल्ट होगा या थ्री फेज फॉल्ट होगा तो उस केस में कौन सा हमारे पास लोएस्ट शॉर्ट सर्किट करंट प्रोड्यूस होगा। इसी तरीके से वी कैन आल्सो हैव अ फॉल्ट बिटवीन द डबल सर्किट बट विद द ग्राउंड एज वेल। तो इस केस में हमारे पास टू फेज शॉर्ट सर्किट विद द अर्थ फॉल्ट। So if the short circuit location is close to synchronous machine and asynchronous machine, यानी कि हमारे पास जो अभी हम आगे जाके देखेंगे कौन कौन सी डिवाइसेस में हम जो है करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसमें एक तो सबसे पहले तो सिंक्रोनस मशीन है, ठीक है। और उसमें अगर इंडक्शन मशीन है तो उसकी भी साइज पे डिपेंड करता है कि उसकी रेटिंग कितनी बड़ी है कि वो शॉर्ट सर्किट करंट में कंट्रीब्यूट करती है कि नहीं करती। ऑब्वियसली मोटर कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है कि उसका अपना जब मोमेंटम है, जाहिर सी बात अगर मोटर रनिंग कंडीशन में है तो अगर उसकी सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाती है व्हेन इट्स शॉर्ट सर्किट, so due to its rotational it become a generator for the moment of time and it start feeding the current to the short circuit level। after few time मतलब ये जो आपकी सिंक्रोनस मशीन है वो स्टॉप तो हो जाएगी लेकिन इनिशियली it will contribute in the short circuit current, तो we have to consider this as well। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वही बताना चाह रहा है कि अगर ये जो फॉल्ट है किसी सिंक्रोनस मशीन या एसिंक्रोनस मशीन के करीब में अकर हुआ है तो उसमें जो शॉर्ट सर्किट करंट लेवल है दैट कैन बी ग्रेटर देन द थ्री फेज शॉर्ट सर्किट। तो उस केस में हमारे पास डबल सर्किट टू ग्राउंड फॉल्ट जो है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा आएगा। सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक आर एसोसिएटेड विद द टू फेज शॉर्ट सर्किट विद द अर्थ फॉल्ट, ठीक है। यहाँ पे वही बात है हमारे पास वो सेम पॉइंट यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो फॉल्ट है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक है कंपेयर टू थ्री फेज उसमें सेम है, okay। So we will have a higher current as well as we have voltage level जो है इसमें they are not symmetrical, ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा हूँ। दूसरा इसके दरमियान जो फेज शिफ्ट है that is also not 120 degree phase shift, okay। alright, नेक्स्ट फॉल्ट हमारे पास क्या है वो है डबल अर्थ फॉल्ट। डबल अर्थ फॉल्ट से मुराद ये है कि दो फेजेस पे दो डिफरेंट लोकेशन के ऊपर फॉल्ट क्रिएट हुआ है। Two phases are not connected to each other but they are connected to through the earth fault, so this means the phase R is short circuit to ground and phase T is also short circuit to ground। तो आपके पास जो पाथ बनेगा वो तकरीबन something like this, okay। so this is called double earth fault। so the double earth fault occurs in a system with an isolated neutral and or earth leakage compensation। इसमें ये डिपेंड करता है कि इसका जो न्यूट्रल पॉइंट है एट द एंड ऑफ द केबल या एट द एंड ऑफ ट्रांसफार्मर साइड
वहाँ पे आइसोलेटेड न्यूट्रल है कि नहीं, यानी कि इसमें न्यूट्रल जो है वो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड नहीं होता, या उसमें उसमें अर्थ लीकेज कंपनसेशन लगाई गई। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर ट्रांसफार्मर है एंड देन वी हैव अ वाई कनेक्शन, अगर ये जो पॉइंट यहाँ पे आपके पास न्यूट्रल लाइन आती है और देन यू हैव अ सेपरेट ग्राउंड, if they both are not connected, this is what it called isolated neutral, okay। और अगर अर्थ लीकेज की बात करें तो इसका मतलब यहाँ पे है जो कंपनसेशन एक रिएक्टेंस इंस्टॉल की जाती है, उसको XE कहते हैं, we will see that later in the lectures। तो अगर आपके पास ये वैल्यू अगर बिट हायर है, ठीक है, तो obviously you will have two different potential between neutral and ground। तो उस सूरत में हमारे पास जो है डबल अर्थ फॉल्ट कंसिडरेबल होता है, ओके। So the double earth current fault cannot exceed the two pole short circuit current with or without an earth fault। तो वही यहाँ पे प्रॉपर्टी इसकी बताइए कि इसमें जो अमाउंट ऑफ करंट होगा शॉर्ट सर्किट का वो कंपेयर हो लेस होगा एज कंपेयर टू द previous case, for example this one double circuit to the ground fault, okay। alright, जो लास्ट वन है हमारे पास उसमें है सिंगल फेज शॉर्ट सर्किट टू अर्थ फॉल्ट, ठीक है। The single phase earth fault occur more frequent than the other short circuit type। जो अगर आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट 80 टाइम जो सिस्टम में फॉल्ट आते हैं वो सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट आते हैं, ओके। और फिर उसके बाद या तो थ्री फेज फॉल्ट आएगा और द अदर वे अराउंड, मतलब उसके बाद आपके पास डबल सर्किट फॉल्ट आएगा। So the earth fault current in a system with a low impedance neutral earthing can exceed the largest शॉर्ट सर्किट करंट प्रोड्यूस बाय अ थ्री फेज शॉर्ट सर्किट करंट। तो इसमें यहाँ पे ये चीज़ है कि सिंगल फेज जो फॉल्ट करंट है, अगर आपके पास लो इम्पिडेंस न्यूट्रल अर्थिंग, जैसे वही मैंने अभी पिछली डायग्राम में आपको दिखाया, यहाँ पे अगर आपके पास ट्रांसफार्मर है वाई कनेक्शन पे, यहाँ पे इफ़ यू हैव लो वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो जाहिर सी बात है इसका पाथ जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस सूरत में आपके पास जो शॉर्ट सर्किट करंट का लेवल है दैट विल बी हायर देन द थ्री फेज शॉर्ट सर्किट करंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जाहिर सी बात है जब प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा सिंगल फेज फॉल्ट की है तो हम थ्री फेज शॉर्ट सर्किट करंट क्यों कैलकुलेट करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पास जो थ्री फेज शॉर्ट सर्किट करंट होता है वो आपके पास उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यू हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट द हाईएस्ट शॉर्ट सर्किट करंट and then you go through and then you will calculate the lowest amount of the short circuit current as well, okay। so the three phase short circuit and single phase short circuit calculation जो आप system planning में perform करते हैं, that is the major, मतलब you कह लें कि आपने लाजमी इसको perform करना है अपनी planning stage में, okay। यहाँ तक बात clear है? यस जी सर। सर। जी, यहाँ पे क्वेश्चन है तो पूछिए। चले अब यहाँ थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं कि हमारी शॉर्ट सर्किट में कौन कौन सी डेफिनेशन या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। तो जो स्टैंडर्ड्स मैंने आपको बताया थे VDE, IC, ANSI, तो नॉर्मली दे यूज द सेम टाइप ऑफ एब्रीविएशन, और इन्हीं एब्रीविएशन को यूज करके वो मतलब यूँ कह लें कि अगर आप कोई डिवाइसेस सेलेक्ट करते हैं फॉर एग्जांपल फ्यूज या सर्किट ब्रेकर, तो उसमें भी रेटिंग जो है इन्हीं टर्मिनोलॉजीज को यूज करके इस्तेमाल की जाती है। तो सबसे पहले तो ये है कि शॉर्ट सर्किट करंट abbreviated as IK, the current that flows at the short circuit point for the duration of the short circuit time। So this is the instantaneous current, okay। कि वो करंट है जो आपके पास शॉर्ट सर्किट पॉइंट के ऊपर फ्लो होना शुरू होता है। AC शॉर्ट सर्किट करंट पावर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द शॉर्ट सर्किट करंट। यहाँ पे जब आप शॉर्ट सर्किट करंट की बात करते हैं तो इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो उसमें DC कंपोनेंट होता है जो टाइम के साथ डिके करता है एज वेल एज डिस्टेंस के लिहाज से, और उसमें एक AC कंपोनेंट होता है जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो IK जो है वो टोटल करंट है,
और इसमें जो आई जो साइन का सिंबल लगा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि टिल्डा का सिंबल है ये, इसमें मतलब ये है कि आप इसमें हम पावर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट या सिंपल एसी कंपोनेंट को कंसिडर कर रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो इनिशियल एसी शॉर्ट सर्किट करंट की होगी, which is abbreviated as IK double sterish. This is RMS value of the AC component of a current at the onset of the short circuit. मतलब कि जिस वक्त at the instant कि जब ये शॉर्ट सर्किट अकर होता है उस वक्त जो करंट है उसकी RMS वैल्यू क्या है. This is called initial short circuit current. ये अब जो पैरामीटर्स हैं ये मैं आगे जाके आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा. अब यहाँ सिर्फ डेफिनेशन देख लें. अच्छा, maximum asymmetrical short circuit current, which is abbreviated as IS, that is the highest possible instantaneous value of the current following the occurrence of the short circuit. This is basically the peak value. ठीक है, ये दोनों instantaneous value हैं. This is RMS value. This is also a peak value. और ये वो highest value है जो कि at the instant of short circuit, ये इसकी amount of magnitude को define करता है. Continuous short circuit current, which is IK, this is the RMS value of the AC short circuit current at the steady state. Steady state short circuit period में आपके पास क्या value है? This is abbreviated as IK, capital I है. Then we have a asymmetrical breaking current. ये breaking current से रेफर करते हैं, यानी कि ये वो मोमेंट है जब आपका सर्किट ब्रेकर उस पाथ को डिस्कनेक्ट करेगा, उस वक्त asymmetrical करंट कितना फ्लो हो रहा है. मतलब ये वो जो अमाउंट ऑफ करंट है जिसके ऊपर आप ब्रेकर को सिलेक्ट करेंगे या डिजाइन करेंगे. This is for the asymmetrical breaking current, and we can also have a symmetrical breaking current, which is IA. It is the RMS value of the AC short circuit current following in a circuit breaker, flowing in the circuit breaker at the instant of the first contact opening. वही वाली बात है, जब उसका कॉन्टैक्ट ओपन हो रहा होगा उस वक्त जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा होगा in the breaker, that is called a RMS breaking current, and if it is a symmetrical fault case. इसी तरीके से वोल्टेज की डेफिनेशन है. एक है इनिशियल वोल्टेज, विच इज अ सब ट्रांजिएंट वोल्टेज कहलाता है. दैट इज आरएमएस वैल्यू ऑफ द इफेक्टिव वोल्टेज ऑफ अ सिंक्रोनस मशीन एट द इंस्टेंट ऑफ इनिशियल ऑफ अ शॉर्ट सर्किट करंट. बेसिकली आपका जो डिकेइंग कंपोनेंट या जो करंट की जो चेंजेस हैं इनिशियल, मतलब हायर वैल्यू से अगेन वैल्यू जो रिड्यूस होती है वो सिंक्रोनस मशीन की रिएक्टेंस की वजह से होती है. तो इसी वजह से इसमें 3 स्टेजेस के वोल्टेज लेवल प्रोड्यूस होते हैं, जैसे इनिशियल सब ट्रांजिएंट वोल्टेज एंड सिंक्रोनस वोल्टेज कहलाता है. तो जो सब ट्रांजिएंट वोल्टेज है दैट इज द हाईएस्ट वोल्टेज, या हाईएस्ट वोल्टेज तो नहीं कहेंगे, द इनिशियल वोल्टेजेस जो एट द मोमेंट ऑफ शॉर्ट सर्किट प्रोड्यूस होते हैं. उसके बाद नॉमिनल ऑपरेटिंग वोल्टेज, रेटेड लाइन टू लाइन वोल्टेज, बेसिकली these are the rated values. And then we have a initial AC short circuit power, which is abbreviated as SK double sterish. This is the product of initial AC short circuit current, जो हमने देखा था IK double sterish की बात है. For example here, RMS value of the AC component of the current multiply with the voltage, which is nominal operating voltage, and we have the factor of square root 3. उसके बाद हमारे पास है टाइम को देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट टाइम कितना पीरियड के लिए फ्लो हो रहा है. देन दिस इज द मिनिमम ब्रेकिंग डिले. यहाँ पे बात करते हैं टीवी डिले की. द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम डिले फ्रॉम द इनिशियलाइजेशन ऑफ द शॉर्ट सर्किट करंट to the first opening of the contact of the circuit breaker pole. So it is the sum of the minimum possible response time of the relay and the inherent delay of the circuit breaker. Obviously बात है जब सर्किट ब्रेकर है it needs some time to process to detect कि शॉर्ट सर्किट करंट आया है कि नहीं आया है. फिर उसके बाद इसमें प्रोसेसिंग के बाद कॉन्टैक्ट को भी ओपन करना है, तो उसमें यू विल हैव अ मैकेनिकल डिले एज वेल. ज़्यादा से ज़्यादा जो डिले आता है इसमें मैकेनिकल डिले की वजह से आता है, ब्रेकर को ओपन करने की वजह से. और सम डिवाइसेस देन देयर इज अनदर पार्ट ऑफ प्रोसेसिंग. तो ब्रेकर जो है नॉर्मली जब हम एसी फॉल्ट की बात करते हैं तो मिनिमम टाइम जो हम सेट करते हैं फॉर सेफ्टी दैट इज 50 मिली सेकेंड.
और बिटवीन बैकअप डिवाइसेस के दरमियान जो है तकरीबन 100 मिली सेकेंड का हम उसमें डिले देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी हैव अ ब्रांच, यहाँ आपके पास लोड लगा हुआ है एंड हियर वी हैव अ सम सॉर्ट ऑफ ग्रिड, तो यहाँ पे अगर फॉल्ट अगर हम इस बस बार के ऊपर एनालाइज करेंगे तो ऑब्वियसली टू प्रोटेक्ट दिस केबल and this grid, we will have a breaker at this point. So this breaker is the protection of this cable. We can also have a breaker on both sides. Okay. So one way around we can just have simple breaker over here, क्योंकि ये जो breaker होगा वो trip करेगा for this period, this region and this bus bar. Quite often you can have the breaker on both side, लेकिन लाजमी नहीं होता, यहाँ पे आप स्विच भी रख सकते हैं, मैनुअल स्विच भी रख सकते हैं। तो इन दोनों ब्रेकर में जो डिफरेंस है वो सिंपल द डिफरेंस ऑफ दिस बस बार है। एंड देन अगेन यू कैन हैव अ सिंगल ब्रेकर एट दिस पॉइंट। तो इस केस में ये जो ब्रेकर है इसे प्रोटेक्ट करेगा ग्रिड को फॉर द फॉल्ट बिटवीन दिस टू एरियाज। तो इसमें अब हम बैकअप को कॉन्सेप्ट जो है बैकअप ब्रेकर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये सिचुएशन है समथिंग लाइक दिस, तो इफ वी हैव अ फॉल्ट दिस वन, this breaker should trip in within 50 millisecond. Okay. अगर ये 50 मिली सेकेंड में ट्रिप नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई माल फंक्शनिंग हो जाती है, डिटेक्ट नहीं कर पाता या ब्रेकर का कंट्रोल सिस्टम वर्क नहीं करता, देन दिस ब्रेकर हैज टू ट्रिप टू प्रोटेक्ट। तो दिस इज द बैकअप प्रोटेक्शन फॉर दिस डिवाइस। ऑलराइट, लेकिन जो इन दोनों के ट्रिपिंग जो, क्योंकि अमाउंट ऑफ करंट जो है शॉर्ट सर्किट करंट इन सीरीज में वो अमाउंट ऑफ करंट सेम है। जो करंट ये देख रहा है, ब्रेकर देख रहा है, वही करंट ये ब्रेकर देखेगा फॉर द सेम लोकेशन ऑफ द फॉल्ट। तो हाउ यू गोइंग टू डिसाइड व्हिच डिवाइस नीड टू ट्रिप फर्स्ट? दैट इज सेट बाय द डिलेज। ओके, यहाँ पे अगर 50 मिली के बाद ट्रिप नहीं हो रहा तो इसका मतलब है दिस डिवाइस को पता चल जाएगा कि भाई ये मॉल फंक्शनिंग हो रही है, देन इट हैज टू ट्रिप, और जो गैप है इन दोनों के दरमियान वो तकरीबन 100 मिली सेकेंड का होगा। So if the amount of current is 2 kilo amps, let's assume example दे रहा हूँ, तो after 150 millisecond this trip device will trip. Okay, this is called a simple backup protection for the circuit breaker, जो current circuit breaker जो होते हैं उनके लिए। जी बात क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, तो यही चीज़ यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिलेज आ गए। सबसे पहले तो प्रोसेसिंग डिलेज, एंड देन मैकेनिकल डिलेज, एंड देन बैकअप डिलेज एज वेल, इसमें कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद जब हमने शॉर्ट सर्किट एनालिसिस परफॉर्म करवानी है, कैलकुलेशन करनी है, तो देन वी हैव टू बिल्ड आवर इम्पीडेंस मॉडल। ठीक है, यहाँ पे इम्पीडेंस मॉडल कैलकुलेट होगा रादर देन एडमिटेंस मॉडल। इम्पीडेंस मॉडल बनाने के भी डिफरेंट ट्रिक्स है, मैथमेटिक्स है। One easiest way is we first formulate the admittance matrix and then we just inverse it, तो हमारे पास जो है इम्पीडेंस मैट्रिक्स आ जाएगा। उसमें हमारे पास डिपेंड करता है हम कौन सी एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं। देन वी हैव टू हैव सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीक्वेंस ऑफ इम्पीडेंस। तो फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस, दिस इज द इम्पीडेंस एब्रिविएटेड एज Z1। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस ऑफ अ थ्री फेज सिस्टम सीन फ्रॉम द शॉर्ट सर्किट पॉइंट। पॉजिटिव सीक्वेंस से मुराद क्या है? जो आपके सिस्टम की इम्पीडेंसेस होती हैं इसको कहा जाता है, जैसे जो हमने एडमिटेंस में इम्पीडेंस कंसीडर किया था, दैट इज आल्सो कॉल्ड दिस इज अ पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस। इसको इस तरीके से एनालाइज करें कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक मोटर है, ठीक है, तो वो नॉर्मली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती है अगर उसके ऊपर हम वोल्टेज और करंट प्रोवाइड करें।
ठीक है, एंड दिस इज रोटेशन इज बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव सीक्वेंस करंट, ऑलराइट। लेकिन मोटर में कुछ आपके पास हार्मोनिक्स होते हैं, कुछ काउंटर फोर्सेस लगती हैं, जिसकी वजह से जो इसकी जो ओरिजिनल रोटेशन है उसको वो अपोज करते हैं, ओके। जो इन द फॉर्म ऑफ, क्योंकि नॉर्मल ऑपरेशन अगर आपके पास हेल्दी मोटर है तो उस केस में आपके पास क्या है कि ये अमाउंट जो है मिनिमम होगा, जीरो होगा, ये क्वाइट क्लोज टू जीरो होगा, जिसकी वजह से जो इसकी जो हीट अप है वो क्वाइट विद इन द लिमिट होती है। लेकिन लेट्स अज्यूम, हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो नेगेटिव सीक्वेंस की जो वोल्टेज जो इसमें नेगेटिव फोर्स प्रोड्यूस कर रही है दैट एक्ट अगेंस्ट द रोटेशन ऑफ द मोटर, it is 100% and this is almost 0%, then it means कि हमारी जो मोटर है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देगी। so that action is because of the negative sequence impedances या नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज या करंट की वजह से वो रोटेट करेंगे। तो इस सूरत में जो बाय डेफिनेशन अगर हम कहें कि इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड है दे बोथ आर सेम बट दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जो नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस जो है उसको हम एब्रीविएट करते हैं बिटवीन एज अ Z2 and this represent the negative sequence impedance of a three phase system seen from the short circuit point, ठीक है। and then the third impedance we have, this is a zero sequence impedance Z0, वो इसको हम वही कहेंगे zero sequence impedance of a three phase system seen from the short circuit point। अच्छा, zero sequence system exist करती है only when you have a ग्राउंड फॉल्ट, ठीक है, ग्राउंड के साथ फॉल्ट होगा। और इस सूरत में अगर आपके पास चाहे ट्रांसफार्मर है या जनरेटर का जो न्यूट्रल पॉइंट है वो भी ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है आया विद इम्पिडेंस और डायरेक्टली विद द सॉलिड ग्राउंड। सॉलिड ग्राउंड हम किसको कहते हैं कि अगर हमारे पास जो जनरेटर है उसका जो न्यूट्रल पॉइंट है दैट इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू द ग्राउंड, दिस इज कॉल्ड अ सॉलिड ग्राउंडिंग। तो इस सूरत में जो हमारे पास जो इम्पिडेंस है या करंट है वो फ्लो होगा जीरो सीक्वेंस करंट when we have a fault over here, all right। so the short circuit in the electrical system bring about changes in the operating levels, ये वही वाली बात है जो हम पहले कर चुके हैं। then the transient to the new condition is associated with the electromagnet and electromechanical transient process on which depend the magnitude and the time variation of the short circuit। यहाँ पे यही है कि इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोसेस अकर होता है इन द जनरेटर सिंक्रोनस मशीन, जो भी आपके पास मेन कंट्रीब्यूटिंग डिवाइस है शॉर्ट सर्किट लेवल पे, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा उसका अमाउंट ऑफ करंट क्या होगा। द ट्रांजिएंट प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस्ड आल्सो बाय द इंस्टेंट एट विच द शॉर्ट सर्किट अकर, तो ये भी इसमें डिपेंड करता है कि आपका जो शॉर्ट सर्किट करंट है, अगर जो नॉमिनल वोल्टेज अगर हम बात करें कि किस इंस्टेंट फ्लो हो रहा है, एट द दिस इंस्टेंट शॉर्ट सर्किट अकर हुआ है या एट दिस इंस्टेंट हमारे पास शॉर्ट सर्किट अकर हुआ है और अदर वे अराउंड ऑन द नेगेटिव पीक हुआ है। सो शॉर्ट सर्किट कैन अकर एनी प्लेस ऑन दिस वोल्टेज सिग्नल, तो जिसकी वजह से जो शॉर्ट सर्किट में एसिमेट्रिकल बिहेवियर जो आता है वो इन लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। So the transient processes are influenced only by the instant at which the short circuit occur. The available short circuit current source, the initial short circuit loading condition, ये फैक्टर बता रहे हैं कि किस लोकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो the location of the short circuit, its duration, and the structure of the system, and the characteristic of equipment involved. तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो कि शॉर्ट सर्किट करंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। शॉर्ट सर्किट करंट सोर्स आर प्रिंसिपली, यहाँ पे वही बात करें कौन कौन से मेन सोर्सेज हैं जिनकी वजह से शॉर्ट सर्किट करंट प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले आपके पास सिंक्रोनस जनरेटर है, उसके बाद आपके पास एसिंक्रोनस जनरेटर है, अगेन इस पे भी डिपेंड करता है किस वोल्टेज लेवल की है या इसका साइज ऑफ द जनरेटर क्या है। मोटर्स एंड मोटर्स कन्वर्टर्स, अगर कन्वर्टर्स के थ्रू ऑपरेट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर लगे हुए या दूसरे कन्वर्टर्स हैं, आइदर दे आर ऑपरेटिंग इन इन्वर्टर मोड, तो यहाँ पे मेनली
जो है आपके पास MOSFET या IGBT बेस्ड जो कन्वर्टर्स हैं, they are considered as the current contributing devices. ओके जी बताइए, यहाँ तक क्लियर है बात? तो आगे चलें। जी सर। यस सर। ओके अब वही चीज़ जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में डिफाइन किया कि हमारे पास जो एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल बिहेवियर इसमें क्या है करंट के अंदर, और वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके अमाउंट ऑफ करंट को अफेक्ट करती हैं। तो इस डायग्राम को देखें सिंपल। फॉर एग्जांपल वी हैव अ सम सोर्स, सिंगल फेज अगर कंसीडर कर लें यहाँ पे, वी हैव सम इम्पिडेंस, it could be any impedance of the cable or transformer, anything in the series, and this is the moment of the fault. So initially this is हमारे पास जो input voltage signal है ये flow कर रहा है, that is we can consider that this is like a infinite source कि जितना भी शॉर्ट सर्किट अमाउंट ऑफ करंट है सिस्टम की ये प्रोवाइड कर सकता है। जाहिर सी बात है इसका वोल्टेज है एट दिस पॉइंट अनडिस्टर्ब रहेगा। ओके दैट इज यू। सो दिस इज आवर ओरिजिनल वोल्टेज सिग्नल। सो एट सम इंस्टेंट अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जीरो क्रॉसिंग के ऊपर ये फॉल्ट आ रहा है, तो आप ये वाला कर्व नोट डाउन करें अंदर वाला, ये फॉल्ट जो है सडनली जो अमाउंट ऑफ करंट है वो राइज कर जाएगा, but the system will be symmetrical. ठीक है, so for example it will flow like this. symmetrical मतलब क्या है कि इसकी जो पीक है, पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक, दे बोथ आर सेम आफ्टर द फॉल्ट अकर, यानी ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्किट पीरियड में आपका करंट जो है उसका मैग्नीट्यूड और फेज शिफ्ट रिमेन द सेम। लेकिन अगेन डिपेंड करता है कि एट द पीक अगर ये ट्रिप करता है फॉल्ट, ठीक है, या एट सम अदर इंस्टेंट फॉल्ट करता है, ट्रिप करता है, इसकी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है वो डिफाइन करती है, तो उसमें आपके पास इनिशियली सम लेवल जो है हायर होगा एंड देन वक्त के साथ साथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट डिके आउट एंड देन इट अचीव द स्टेडी स्टेट सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन मैंने आपको शुरू में बताई थी, थोड़ा सा यहाँ पे देख लें, ये लिखे कंटिन्यूअस शॉर्ट सर्किट करंट IK RMS वैल्यू ऑफ द AC शॉर्ट सर्किट करंट एट द स्टेडी स्टेट। So this IK is the one which is this one here. This is IK. और अगर बात करें इनिशियल सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट की, तो दैट वुड बी एट दिस इंस्टेंट एंड वी हैव अ डबल डैश। तो इस पीक की RMS वैल्यू वुड बी दिस वन। ओके, और फिर इसमें एक और होता है ट्रांजिएंट शॉर्ट सर्किट करंट, दैट इज सिंगल स्टेरिश, तो वो आपके पास दिस पीरियड में कंसीडर होगा। ऑलराइट, नाउ यू कैन सी देयर आर टू एनवेलप्स। तो इसमें आप डीसी कंपोनेंट भी देखें जो वक्त के साथ साथ डिके हो रहा है। तो दिस इज द डीसी कंपोनेंट ओवर हियर, at some time it will be decay out and at the end you will only have a AC component in the current. Alright, यहाँ तक बात क्लियर है आपको?